स्वागत है आपका फ्रेंड्स एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू क्लियर योर BAMS फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग होंगे जो अलग अलग यूनिवर्सिटी से होंगे, लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी में ऑल ओवर इंडिया सिलेबस कॉमन है जो NCISM के द्वारा बनाया जाता है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें 5 सब्जेक्ट दिए हुए हैं: पदार्थ विज्ञान, संहिता अध्ययन, संस्कृत, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। सो ये 5 सब्जेक्ट को हमें फर्स्ट ईयर में क्लियर करना होता है। और ऐसा माना जाता है कॉमनली कि जो BAMS फर्स्ट ईयर है वो सबसे ज़्यादा हार्ड एग्जाम होता है। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का एग्जामिनेशन कंपेरेटिवली ईजी होता है, ऐसा माना जाता है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम सब्जेक्ट वाइज देखने की कोशिश करेंगे कि हाउ टू क्लियर BAMS एग्जामिनेशन ऑफ फर्स्ट ईयर। सो सबसे पहले पदार्थ विज्ञान का देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, पदार्थ विज्ञान एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन ये बहुत ही ऊपर मतलब अभी तक जो हमने पढ़े हुए हैं उसके एकदम अपोजिट सब्जेक्ट है ये। तो आपको क्या करना है, पदार्थ विज्ञान के नोट्स बना लेने हैं। और नोट्स बनाने के बाद जो PYQ के अकॉर्डिंग आपको नोट्स बना लेने हैं। और नोट्स बनाने के बाद आपको ये कोशिश करना है कि एक्टिव रिकॉल करना है नोट्स के बाद, नोट्स बनाने के बाद। अब एक्टिव रिकॉल मतलब क्या, जो भी चीज आपने पढ़े तो उसके बाद आपका जो बुक है उसको बंद करके ये याद करने की कोशिश करो कि जो आपने अभी पढ़े उसमें से आपको क्या क्या याद आ रहा। और जो याद नहीं आ रहा फिर उसको दोबारा पढ़ो, जो याद आ रहा वो आपको परमानेंट मेमोरी में लॉक हो गया। तो फ्रेंड्स, ये चीज है एक्टिव रिकॉल। और अगर अभी भी आपको एक्टिव रिकॉल क्या है ये नहीं समझा तो यूट्यूब पे हजारों वीडियो अवेलेबल है। मेरा खुद का भी एक वीडियो है एक्टिव रिकॉल पे, आप जाके वो वीडियो देख लो, आपको एक्टिव रिकॉल क्या है ये समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, एक्टिव रिकॉल इज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है री रीडिंग के मुकाबले। बहुत सारे लोग क्या करते, जब उनको रिवीजन करना होता तो वो लोग री रीडिंग करते और बार बार एक ही चीज को पढ़ते रहते, जबकि री रीडिंग कुछ भी फायदा नहीं देती, एक्टिव रिकॉल आपको फायदा देता। तो आप एक्टिव रिकॉल करो, री रीडिंग कभी भी मत करो, ये एक बिग मिस्टेक है। री रीडिंग कभी भी नहीं करना चाहिए आपको। तो पदार्थ विज्ञान में नोट्स बना लेने के बाद एक्टिव रिकॉल करो और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको फॉलो करो। अब सब्जेक्ट नंबर 2, एनाटॉमी। एनाटॉमी में आप डायग्राम जितने ज्यादा याद रख सकते हो उतने ज्यादा डायग्राम्स याद रखो, क्योंकि आप डायग्राम बना के नीचे बहुत ज्यादा थ्योरी लिख सकते। सो डायग्राम इज फार मोर इम्पोर्टेंट इन एनाटॉमी, क्योंकि आप अगर डायग्राम आपको याद है तो आप 2-3 पेजेस की थ्योरी उस पर आराम से लिख सकते। और जो फिजियोलॉजी है तो फिजियोलॉजी में आप फिजियोलॉजी में आप जो 12th के जो फिजियोलॉजी के चैप्टर्स है, 12th NCERT के बायोलॉजी के, तो आप वो एक बार रीडिंग करके जाओ, क्योंकि उसमें आपको डाइजेशन, रेस्पिरेशन और जो होम्योस्टैसिस है वो सब टॉपिक्स आपको इजीली याद आ जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि नीट के वजह से हमने वो बहुत अच्छे से पढ़े हुए रहते हैं वो टॉपिक्स। तो आप 12th की जो फिजियोलॉजी की बुक है, NCERT में जो फिजियोलॉजी की एक यूनिट है, वो यूनिट अच्छे से रिवाइज करके जाओ एग्जाम में, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा एग्जाम में। ये हो गया एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पदार्थ विज्ञान। अब संहिता अध्ययन। संहिता अध्ययन का सिलेबस बहुत ही थोड़ा सा है फ्रेंड्स, तो आपको वो जो थोड़ा सा सिलेबस है उसके नोट्स बना लेने हैं। और नोट्स बनाने के बाद PYQ आपको फॉलो करना है, और PYQ के साथ आपको एक्टिव रिकॉल करना है। आप जो सब्जेक्ट के नोट्स बना लेंगे उसमें आपका फेल होना नामुमकिन है। नोट्स बनाने के बाद बस एक्टिव रिकॉल आपको करना है, लेकिन जिस सब्जेक्ट के आप नोट्स नहीं बनाएंगे उसमें आपके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कुछ ऐसे बच्चे भी रहते हैं जो बगैर नोट्स के भी पढ़ लेते, लेकिन उनका जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। तो आपको नोट्स बना लेने हैं और नोट्स बनाने के बाद एक्टिव रिकॉल और PYQ को ज़्यादा फॉलो करना है। अब जो संस्कृत जो सब्जेक्ट है, ये संस्कृत बहुत ही लॉजिकल सब्जेक्ट है, और इसमें जो है तो संधि समास कारक ये पूरा ग्रामर का पार्ट है। और ग्रामर के पार्ट में आपने कितना भी पढ़े तो आपको एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि हो सकता है आपने जो पढ़े वो एग्जाम्पल एग्जाम में ना आए और दूसरी कोई एग्जाम्पल आ जाए। तो इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है संस्कृत के ऊपर, क्योंकि संस्कृत में बहुत ज़्यादा बच्चे फेल होने की जो नंबर रहता है वो संस्कृत में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए संस्कृत में आपको ज्यादा ध्यान देना है। संस्कृत में जो आयुर्वेद इतिहास का जो टॉपिक है वो पार्ट को आपको अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि अगर आपने संस्कृत में
20 में से 15-15 एमसीक्यू भी अगर आप करेक्ट कर लिए, टोटल 40 में से अगर आपने 30-32 एमसीक्यू तक अगर आप पहुंच गए तो आप पासिंग आपकी बहुत आसानी से हो जाएगी, क्योंकि संस्कृत में आपको एमसीक्यू का एक बहुत बड़ा सहारा होता है। एमसीक्यू को आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा संस्कृत में। और जो संस्कृत में पेपर 2 है उसको ज्यादा अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप संस्कृत में पेपर 2 पे अगर आप ज्यादा फोकस करेंगे तो पेपर 1 में अगर आपके थोड़े कम भी मार्क्स आ जाएंगे तो चल जाएगा, क्योंकि संस्कृत का जो पेपर 1 है पूरा ग्रामर बेस्ड है और संस्कृत का पेपर 2 वो थ्योरी बेस्ड है। तो ग्रामर में मार्क्स लेना थोड़ा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू थ्योरी। सो मेरा ऐसा मानना है कि आपने संस्कृत के पेपर 2 पे ज्यादा फोकस करना चाहिए और संस्कृत के पेपर 2 को अच्छे से मन लगाकर आपने पढ़ना चाहिए। और संस्कृत में आप एमसीक्यू पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि अगर आप एमसीक्यू में 35 एमसीक्यू तक अगर आप पहुंच गए तो आपका फेल होना नामुमकिन है। संस्कृत में आप हमेशा पास होकर ही रहेंगे, ये ऐसा मेरा मानना है। तो ये था फ्रेंड्स, आप 5 सब्जेक्ट में किस तरह से पास हो सकते हैं ये मैंने आपको बताया है। तो आप अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़िए। और संस्कृत ऐसा माना जाता है कि बीएएमएस में फर्स्ट ईयर ही सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर आपने फर्स्ट ईयर क्लियर कर लिया तो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर आप आसानी से क्लियर कर सकते हो, ऐसा माना जाता है। तो आपको फर्स्ट ईयर में ज़्यादा मन लगाकर पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके बाद आप आसानी से क्लियर कर लोगे एग्जामिनेशंस। थैंक यू वेरी मच।